नो। दया है बाबा की। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं और सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, सॉरी म्यूट कर रही हूँ। और फिर बाद में अगर कुछ आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। सर, आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। जी। बेटी चाव पीनी होने जा ठहरना सर है। आप। ठीक है। बना दो। देखो पहले ना कुछ चीजें नोट्स में मिलेंगी, कुछ चीजें एडिशनली मैं आपको डिलीवर सर करूंगा। आप अनम्यूट ही। मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको नोट्स मिलेंगी और कुछ चीजें मैं आपको एडिशनली डिलीवर करूंगा। तो उनको आप धीरे धीरे नोट्स बना के रखिएगा, बिकॉज सब चीज ना एक्चुअली नोट्स में भी सब कुछ नहीं बताया जा सकता, और मेरी वे ऑफ टीचिंग है कि मैं एक्स्ट्रा डिलीवर कर सकूं। उसके लिए मेरे माइंड पे सब कुछ रहता है, राइट। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको लिख लेना, दैट विल बी गुड फॉर यू। और अभी आप सुनिए, बाद में आफ्टर द रिकॉर्डिंग आप उसको समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। एम आई ऑडिबल क्लियरली, यस और नो? यस यस सर, यस सर। किसी को भी कोई भी क्वेरी होगी या क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। अभी वैसे आप सब लोग म्यूट है। देखिए क्या हुआ कि जब हमारे सप्तऋषियों ने आकाश की तरफ देखा, तो आकाश में ग्रह नक्षत्र सब कुछ नजर आ रहे थे उनको। उस आकाश को उन्होंने 12 भागों में डिवाइड कर दिया। वो जो 12 भाग थे हमारी कुंडली के 12 हाउसेस बन गए। और एक ईच जो डिवीजन था उसको 30 डिग्री का एक आयाम दिया। तो कुंडली के जैसे एक घर होता है ना, दिस इज लाइक यहां से यहां तक, दिस इज वन हाउस। ठीक, ईच डिविजन डिवीजन इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। तो टोटल 12 हाउसेस है, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल न्यू कौन है, लाइक बिल्कुल न्यू। वो हैंड रेस कर सकता है जो एकदम न्यू है, जिनको जरा भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तेजी जी, आप हाई हैंड रेस कर रहे हो वर्चुअली। मैम को तो बहुत नॉलेज है, ठीक है। वो तो मास्टर माइंड है। ओके, वो मेरे को जज किया करती हैं, चेक करती रहती हैं, ठीक है। हाँ जी रितु मैम, आपको भी नॉलेज है, मुझे पता चल जाता है बात करने से इंसान को नॉलेज है कि नहीं नहीं, है। रितु जी है क्या, कुछ बोलेंगे? हाँ, जी बोलिए रितु जी। मैम आपने म्यूट कर दिया फिर। हाँ हाँ। ओके। सर मुझे वैदिक का कुछ नहीं मालूम, जस्ट लाल किताब करिए। चलो कोई तो दिक्कत जो नहीं, आपको लाल सब समझ। किताब के अंडर आता है वो उतना मालूम है मैं बस। आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक। स्टार्ट करूंगा, हाँ डोंट जी। वरी। एक हाउस का जो आयाम था वो 30 डिग्री का, राइट। तो आप ये 12 हाउसेस है हमारी कुंडली में, जैसे एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। तो 12 हाउसेस है, तो 12 का आयाम मतलब 12 × 30 बोले तो 360 डिग्री। तो हमारी जो कुंडली है वो आकाशीय मंडल का एक आईना है। आकाश में जिस राशि के अंदर जिस ग्रह, मतलब जिस हाउस के अंदर जो भी राशि के अंदर जो भी प्लेनेट इस समय मूव कर रहे होते हैं, इंसान के जन्म के वक्त उस राशि में उस हाउस में वो प्लेनेट आपको दिख जाता है। क्लियर है? उसे हम कहते हैं कि हमारी कुंडली खोखा बन के तैयार हो गया है। क्लियर एवरीवन? अभी अब थोड़ा सा ना राशियों के ऊपर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम कुंडली के ऊपर बात करेंगे। ये जो 12 हाउसेस के अंदर 12 राशियां पड़ी होती हैं, 12 राशियां। जिसमें से बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एरिस राशि जिसका सिंबल 1 एक नंबर होता है, और स्कॉर्पियो राशि जिसको 8 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दोनों मार्च के द्वारा होल्ड होती हैं। मंगल इसके अधिपति होते हैं। एरिस के अंदर शुरुआत होती है, एरिस फर्स्ट हाउस की राशि होती है, मतलब आपकी बॉडी, यहां से कोई नई एक शुरुआत होती है एरिस में हमेशा। क्या स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग राशि है। और स्कॉर्पियो इज द एंड साइन, यहां पर इंसान की मृत्यु होती है। तो स्कॉर्पियो एंड साइन है। आप ये देखिए, मार्स हमारी बॉडी का कारक है। यहां पर बॉडी आती है, यहां से बॉडी जाती है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के अंदर कोई भी प्लेनेट पड़ा है या स्कॉर्पियो साइन आपके चार्ट में कहीं पर भी होगा ना, तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर इंड सिचुएशन हो रही है। आप समझिए, इस एरिस और स्कॉर्पियो में यही डिफरेंस है।
सेकंड, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों राशियां वीनस के द्वारा होल्ड होती हैं। एक का नाम है वृषभ 2 नंबर, और 7 नंबर का नाम है तुला राशि, जिसे हम लिब्रा कहते हैं। 2 नंबर की राशि रिसोर्सेस को बताती है, रिसोर्स। आपका रिसोर्स कहाँ से जनरेट होगा वो 2 नंबर बताएगा। आपकी फैमिली, रिसोर्सेस, फीड करना, खाना पीना, स्पीच, 2 नंबर बताती है। आपके सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठे हो, 2 नंबर राशि, कहीं एग्जाम्पल के लिए यहां पर आ गए 2 नंबर की राशि, इस 2 नंबर राशि में मैलिफिक हो, सेकंड हाउस में मैलिफिक हो, ऐसे इंसान की जो स्पीच है ना बहुत इरिटेटिंग होगी, बहुत तीक्ष्ण बोलता होगा वो व्यक्ति। बिकॉज 2 नंबर राशि इज नेचुरल लाइक स्पीच, नेचुरल स्पीच को बताती है। अगर सेकंड हाउस और 2 नंबर राशि दोनों में मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, मार्स राहु जैसे फायरी एलिमेंट बैठे हुए हैं, मंगल सूर्य फायर प्लैनेट है, ऐसे इंसान का पेट खराब हो जाना, फूड पॉइजनिंग होना, मुंह में छाले पड़ना, ये स्वाभाविक चीजें उसको देखने को मिलेंगी। वेयर 7 नंबर की राशि एक मैनेजमेंट को बताती है, चीजों को बैलेंसिंग स्टेज को बताती है। बिकॉज 7th हाउस का सिंबल जो होता है तराजू होता है, क्लियर एवरीवन। लिब्रा का सिंबल होता है तराजू। उसका मतलब है कि इंसान यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस प्ले करता है। अगर किसी का जुपिटर, एग्जाम्पल के लिए, जुपिटर तुला राशि में बैठा है, मतलब 7 नंबर में जुपिटर है, या फिर 7th हाउस में बैठ जाए एग्जाम्पल, यस, तुला राशि कहीं पर भी चार्ट में हो वहां पर जुपिटर जाके बैठ जाए, द पर्सन शुड बी वेरी मच डिप्लोमेटिक। जुपिटर इज ए जीव कारक, नाड़ी ज्योतिष के अंदर जुपिटर को जीव कारक बोला गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करने वाला होता है, सबको लेके चलता है, किसी को ना नहीं करेगा, सबको लेके चलेगा, किसी को ना नहीं करेगा। द रीजन बिहाइंड जुपिटर इज लिब्रा राशि। लिब्रा राशि बैलेंस को बताती है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस को बताती है। एग्जाम्पल के लिए, हम अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको धीरे धीरे समझाता जा रहा हूँ कि आपके ना माइंड में क्लियर हो जाए। D9 चार्ट जो होता है वो हमारे मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। D9 के लगन में लिब्रा राशि उदित हो गई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा किसी को नाराज करके नहीं चलता। ये व्यक्ति रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नाराज नहीं करके चलेगा। वीनस की राशि है ना, और D9 चार्ट रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति जब रिलेशनशिप देखने जाएगा, जब मैरिज के लिए जाएगा, तो सबको हाँ बोल के रखेगा। क्या तुम भी सही, तुम भी सही, किसी को ना नहीं बोलेगा, क्योंकि लिब्रा राशि का नेचर है उसके अंदर भाई। लिब्रा राशि समझिए, लिब्रा राशि क्या है, बैलेंस बना के चलने वाली राशि, क्लियर एवरीवन। अब आते हैं 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर और 6 नंबर, देखो ये दोनों मरकरी की राशियां हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 3 नंबर की राशि प्लेफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है, चाइल्डिश को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर स्किल्स को बताती है। एक छोटा बच्चा होगा ना, वो हमेशा सीखने के मूड में रहता है कि मैं ये सीख लूं, वो सीख लूं, वो 3 नंबर है। चिल्ड्रन, प्लेफुलनेस 3 नंबर है। जहां पर आप किसी चीज को सीरियस तरीके से नहीं लेते, जल्दबाजी में लर्निंग करना चाहते हो, दैट इज 3 नंबर, जेमिनी साइन। अगर किसी का वीनस 3rd हाउस में है एग्जाम्पल के लिए, और वीनस या फिर वीनस 3 नंबर राशि में बैठा हुआ है, वीनस क्या है, हमारा रिलेशनशिप, राइट एवरीवन। वीनस हमारी मैरिज का भावना होती है। ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेता, उसके लिए एक रिलेशनशिप या शादी बच्चों का खेल है, भाग के शादी कर लेंगे, मैं मंदिर में जाके सिंदूर भर दिया, वो बच्चों का खेल है, दैट्स। 3 नंबर में वीनस बैठा हुआ है, 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ है, जेमिनी राशि में वीनस बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप को या मैरिज को बच्चों का खेल समझेंगे। क्योंकि 3 नंबर क्या है, काइंड ऑफ प्लेफुलनेस है, राइट एवरीवन, क्लियर एवरीवन। वेयरस 6 नंबर क्या है, 6 नंबर किसको बताता है। अब देखो 3 नंबर से ना, यहाँ ये दोनों मरकरी की राशि हैं। मरकरी कभी भी 3 नंबर में उच्च का नहीं होता, 6 नंबर में जाके उच्च का होना शुरू होता है। तो 6 नंबर में इंसान एग्जॉल्टेड है, लर्निंग हो चुकी है उसकी, उसको समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है। और 6 नंबर क्रिटिसाइज करने का है, लोगों को क्रिटिसाइज करता है। 6 नंबर क्या करता है, लोगों को क्रिटिसाइज करता है, बिकॉज
वर्गो साइन सर्विसेज का होता है, छठे भाव की एनर्जी होती है। यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठेगा, एग्जाम्पल के लिए किसी का वीनस वर्गो साइन में है और वीनस छठे भाव में या वर्गो साइन में नीच का माना जाता है, राइट। ऐसा व्यक्ति दूसरे की रिलेशनशिप को ना क्रिटिसाइज करेगा, यार पता नहीं उसकी मैरिज लाइफ खुद कैसे चल रही है। ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत लेट होती है। रीजन इसलिए नहीं है कि भाई ये वर्गो नीच का है, रीजन मात्र इतना सा है कि वो व्यक्ति कमियां बहुत निकालेगा लड़कियों के अंदर। जब शादी करने जाएगा ना, कमियां निकालेगा, और कमियां निकालेगा तो शादी में होता जाएगा डिले। तो लाल किताब क्या बोलती है? लाल किताब बोलती है 6 नंबर साइन वर्गों में अगर वीनस बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को मोटी भद्दी जैसी भी लड़की मिले तुरंत शादी कर लेनी चाहिए, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो। क्यों? अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसकी शादी में होगा डिले, क्योंकि उसका नेचर में क्या आ गया ना, वीनस नीच का हो गया। वो व्यक्ति सबके नेचर को जज करता है, जो भी प्लेनेट वर्गों में जाएगा उसके अंदर वो जज करने की टेंडेंसी आ जाएगी। क्लियर है? वर्गो साइन डिस्प्यूट को भी बताता है, कंपटीशन को बताता है, चालाकी को बताता है। अब मरकरी चालाक हो चुका है, वर्गो में मरकरी उच्च का होता है, चालाकी को दिखा देता है। अब हम आते हैं 1 2 3 4 4 नंबर। 4 नंबर कैंसर पीस को बताती, शांति को बताती है। इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच रहता है, और 4 नंबर के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इमोशंस के बेस पे लिए जाते हैं। कैंसर साइन के अंदर इंसान जो भी डिसीजन लेगा वो इमोशंस के बेस पे लेगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी के लगन चार्ट में 10वें घर में कर्क राशि पड़ी हुई है, ऐसा व्यक्ति करियर में डिसीजन इमोशनली लेता है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? थर्ड हाउस में कैंसर राशि पड़ी हुई है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ मीटिंग स्पेस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। एक मीटिंग पॉइंट है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंटेशन का साइन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो अगर तीसरे हाउस में कैंसर राशि पड़ी हुई है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? इमोशंस के बेस पे जाके शादी के लिए हाँ कह देगा। कैंसर इमोशंस को बताता है ना। किसी के साथ पार्टनरशिप डील करने जा रहा है ना, इमोशनली डील कर लेगा, ठीक है यार तू खुश मैं खुश, हो गई डील, राइट। तो कैंसर राशि में हमेशा गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो कैंसर के लिए क्या आप रेमेडी दोगे? भगवान कृष्ण का पूर्ण, भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया आपको ना जहां पर भी कैंसर है उस हाउस से रिलेटेड किसी की सलाह लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? पार्थ का एक सहायक, वो पार्थ के लिए सारथी बने थे। तो वहां पर जहां पर भी कर्क राशि है उस क्षेत्र के अंदर आपको किसी से सलाह लेके काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट एवरीवन? कर्क राशि, सलाह, अदरवाइज आप इमोशंस के चक्कर में गलत डिसीजन ले जाओगे। क्लियर? लियो, सूर्य की राशि। लियो क्या बोलती है? लियो बोलती है, लियो एक किंगली नेचर है, राजा का साइन है, सूर्य का साइन है। और राजा का गुणधर्म होता है सबको समानता से देखना और प्रजा की रक्षा करना। लियो साइन फेम का है, 5वें घर से हम लोग फेम भी देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं। राजा की गद्दी है 5वां घर। तो लियो साइन फेम का है, तो ऐसे व्यक्तियों को, राजा का है तो लियो साइन जहां पर भी होगा ना वहां पर व्यक्ति चीजों को बैलेंस तरीके से रख के सबके साथ समान बिहेव करके चलना चाहेगा। आपके चार्ट में लियो साइन जहां पर भी होगा उस चीज की वजह से आपको फेम मिले ऐसी आपकी डिजायर्स होगी। लेट मी शो यू एग्जांपल। लियो इन फोर्थ फिफ्थ हाउस, लियो चौथे घर में बैठा हुआ है, लियो साइन चौथे घर पे आके गिर गया। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि इसको अपने घर की वजह से, फोर्थ हाउस हमारा घर होता है ना, अपने घर की वजह से समाज में इसको जाना जाए,
घर में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन करेगा। और जो व्यक्ति इसके घर के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा उसको वो कट ऑफ कर देगा। बिकॉज लियो क्या कहता है, मुझे पहचाना जाए। किस हाउस में पड़ा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? मेरा होम इन्वायरमेंट। मेरे घर की वजह से मुझे पहचाना जाए, दिस इज लियो। एवरीवन, लियो साइन सेकेंड हाउस में आ जाए। सेकेंड हाउस क्या होता है भाई? सेकेंड हाउस फाइनेंस और फैमिली है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने फाइनेंस और फैमिली की बात करते हुए नजर आएगा। कैंसर असेंडेंट, कर्क लगन की पत्रिका में लियो साइन सेकेंड हाउस। अब क्या बोलेगा भाई कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे पास पैसा है। हमेशा शो ऑफ करेंगे लियो कर्क वाले। पैसे का शो ऑफ करना पसंद करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि उनको पहचान मिले अपने पैसे और अपने फैमिली की वजह से। गॉट माई पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? चलो। अब आते हैं गुरु की राशियों के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ और हम लोग डीप में और ज्यादा जाएंगे, बट बेसिक बेसिक आइडियाज आपको होना चाहिए। गुरु की दो राशियां होती है, एक धनु होती है और मीन होती है। धनु राशि धर्म को रिप्रेजेंट करती है, भाग्य को रिप्रेजेंट करती है, हायर स्टडीज को रिप्रेजेंट करती है। धर्म, उसमें कट्टरपंथी का जो साइन है वो दैट इज सैजी। और मीन राशि आध्यात्म की चरम राशि, वहां कट्टरपंथी समाप्त हो जाती है। कोई भी प्लेनेट लियो धनु राशि के अंदर पड़ा हुआ है, उस प्लेनेट की दशा में नेवर प्रॉमिस टू गॉड। उस प्लेनेट की दशा में या उस प्लेनेट से रिलेटेड कभी भी आप ईश्वर को प्रॉमिस मत करो। एग्जाम्पल के लिए शनि कर्म कारक होता है। शनि अगर धनु राशि में है, इस ऐसे व्यक्ति ईश्वर को कर्म की वजह से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु तू मेरा ये काम करवा देना, मैं पैदल आपके मंदिर आऊंगा, जगन्नाथ यात्रा पूरी करूंगा, या फिर यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। धर्म की वजह से प्रॉमिस करते हैं, बट वहीं पर वो फंस जाते हैं। अगर वो काम पूरा नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं कि प्रभु मेरा ये ना, मेरे को 20 लाख की अर्निंग करवा दो, मेरा सनी शैजी में पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी 20 लाख की अर्निंग करवा दो, मेरा करियर सेट करवा दो, मैं भंडारा कराऊंगा। अगर मैंने काम नहीं पूरा किया तो मैं ईश्वर के पास में फंस गया। इसके लिए एक स्टोरी आती है, अगर आप लोगों ने सुन रखी होगी। द स्टोरी बिहाइंड राजा बलि और 52 अवतार, भगवान विष्णु का 52 अवतार धनु को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी आती है ना, उन्होंने वचन दिया। एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? राजा बलि वचन देते हैं कि 3 पग जमीन मैं आपके नाम करता हूं, लेकिन वो 3 पग जमीन को राजा बलि निभा नहीं पाए, अपने पाश में फंस गए। इसलिए ईश्वर ने उनको क्या कहते हैं जमीन में डाल दिया था, ठीक है, पैर के नीचे डाल दिया था। तो सैजी साइन की दशा में कभी भी ईश्वर को प्रॉमिस मत करो। दूसरी चीज है, शैलजी साइन अगर पीड़ित है, धनु राशि धर्म को बताती है, नाइन्थ हाउस धर्म को बताता है। धनु राशि और नाइन्थ हाउस पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दैवीय कर्ष होता है। नाइन्थ हाउस धर्म है ना, धर्म का कर्ष होता है। ऐसे व्यक्तियों ने अपनी पास्ट लाइफ में किसी ना किसी जानवर की हत्या की होती है, और इस जीवन में भी देख लीजिए, अगर धनु राशि और नाइन्थ हाउस में मैलिफिक बैठे हुए हैं, इस जीवन में उस व्यक्ति ने या उसके परिवार वालों ने जानवरों को मारा होता है। नाइन्थ हाउस पीड़ित, धनु राशि पीड़ित, इस जीवन में उसने या उसके परिवार वालों में जानवरों को मारा होता है। क्लियर एवरीवन? अब दूसरी राशि होती है मीन राशि। मीन राशि 12th हाउस मोक्ष है, मुक्ति है। और मीन राशि का जो कलर होता है दैट इज कंप्लीटली डार्क, अंधेरा है। और मीन राशि में जो कुछ भी होता है ईश्वर के भरोसे पे होता है, भरोसे पे चीजें चलती हैं। किसके भरोसे पे? ईश्वर के भरोसे पे। मीन राशि जो भी रनिंग होगी, तब चीजें ईश्वर के भरोसे पे चलने वाली हैं। अब देखिए, मीन राशि में वीनस उच्च का होता है। 12वें घर में वीनस को उच्च का क्यों बोला जाता है? वीनस रिलेशनशिप क्या क्वेश्चन मार्ग पे चलता है? रिलेशनशिप हमेशा भरोसे पे कायम होता है ना, कि भाई मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, इसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, ये ठीक है, मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, वही रिलेशनशिप है।
और मीन राशि में उच्च का क्या हुआ? क्योंकि मीन राशि भरोसे की राशि है, वहां केवल अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता। वहां जब हम चलते हैं तो ईश्वर के भरोसे पे चलते हैं कि ईश्वर संभालेगा। तो मीन राशि की दशा अंतरा में केवल एक चीज रहती है, वो कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड। बाकी सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है। अगर आपके पार्टनर है, पार्टनरशिप टूट जाएगी, आपके सारे काम बंद हो जाएंगे। फिर नया काम स्टार्ट होगा, वो किसके बिहाफ पे होगा? ईश्वर के बिहाफ पे नया काम स्टार्ट होता है 12वें घर की दशा के अंदर। अगर काल पुरुष का आप चार्ट जानते हो तो 12वें घर से हम लोग फीट देखते हैं, पंजे देखते हैं, राइट। यूजली अभी तक आप सुनते चले आ रहे होंगे कि 7th हाउस से हम लोग बिजनेस देखते हैं, या 7th हाउस से बिजनेस देखना चाहिए, छठे हाउस से सर्विस देखना चाहिए। बट 12वां घर से हम बिजनेस का विचार करते हैं। अपने पैरों पे इंसान कब खड़ा होगा? जब 12वें घर की दशा लगेगी। 12वां घर फीट है, पंजे हैं, राइट एवरीवन। इंसान पंजों पे कब खड़ा होता है? जब 12वें घर की दशा स्टार्ट होती है, बिकॉज 12वां घर पंजे है, फीट है ना। पंजों पे खड़ा होना, 12th हाउस की दशा लग गई। क्लियर एवरीवन? 12th हाउस की दशा में आपके चलते चलाते बिजनेस बंद हो जाएंगे। 12th हाउस की दशा में आपके पार्टनरशिप के साथ संबंध टूट जाएंगे। और जो जो आपके लिए निगेटिव है, सब समाप्त हो जाता है 12वें घर की दशा के अंदर। क्योंकि 12वां घर ईश्वरी का, समझ लो, दरबार है। वहां जाते हो तो उसके भरोसे पे चलना होता है। अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता 12वें घर की दशा में। बेसिक चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा इसको देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, 10वां ज्ञान तो बताना भूल गया। ओके। कैप्रिकॉन साइन और एक्वेरियस राशि दोनों शनि की राशि हैं। कैप्रिकॉन दलदल है, दलदलीय क्षेत्र है। यहाँ वात पित्त और कफ तीनों की एनर्जी है। कैप्रिकॉन इज लाइक अ कर्स। कैप्रिकॉन कर्स है। कैप्रिकॉन साइन में जो प्लेनेट जाएगा वो फंस जाएगा। कर्स की एनर्जी होती है। आपको अगर मैं स्टोरी से समझाऊं तो इसके पीछे स्टोरी आती है। कैप्रिकॉन इज लाइक द पर्सन इज यूज टू बी लाइक प्योर सोल, और कह सकते हो उसे देवता था। बट उसका उसको अहंकार होने के कारण कैप्रिकॉन को कर्स मिला, और वो डेविल्स में बदल दिया गया। इसकी स्टोरी आप सुनोगे। संजीवनी लेने हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे। बीच में एक कुंड पड़ा, कुंड से उनको पानी की प्यास लगनी थी, राइट। वहां पर वो रुके, पानी की प्यास लिया, लेकिन वहां पर जो राक्षस था उसने अर्चन क्रिएट की। तो कैप्रिकॉन साइन और राक्षस ने अपनी स्टोरी बताई कि पहले मैं देवता हुआ करता था, बट मुझे कर्स मिला जिसकी वजह से मुझे लाइक यहाँ पर फंस गया हूँ। वहां पर हनुमान जी ने उसको मुक्ति किया था और कर्स से छुटकारा दिलाया था, उसकी मृत्यु हुई थी। तो कैप्रिकॉन इज कर्स। कोई भी प्लेनेट कैप्रिकॉन के अंदर जाएगा, आपको इस जीवन में कंटिन्यू कंटिन्यू वहां पर आपको सर्व करना है। जहां पर भी आपके चार्ट में कैप्रिकॉन जाएगा, वहां पर आपको सर्व करना है, बिना आंख बंद, आंख मतलब खोले। कोई उम्मीद नहीं रखनी है कैप्रिकॉन से, हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। एग्जाम्पल के लिए, और इसके ना, कैप्रिकॉन में आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन रिस्पेक्ट सबसे कम मिलती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कैप्रिकॉन को बताता है। कूर्म अवतार कब हुआ? जब सागर मंथन हो रहा था, और उस समय वासुकी को सब याद रखते हैं, अमृत को, विष को सब याद रखते हैं, लेकिन मंदार पर्वत नीचे गिरता चला जा रहा था। उसको होल्ड किसने किया था जाके? भगवान विष्णु ने, कूर्म अवतार ने होल्ड किया था। एवरीवन, यस और नो? तो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कैप्रिकॉन के अंदर, उसके बिना वो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार ना होता तो सागर मंथन नहीं हो पाता। बट स्टिल हम सागर मंथन की स्टोरीज जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद कूर्म अवतार के हम लोग ना बहुत कम महत्व देते हैं। तो कैप्रिकॉन साइन इज ए कूर्म अवतार। आपको सब कुछ पता है, सबसे ज्यादा आप मेहनत वहां करोगे। मैं पानी दे दो ग्लास। सबसे ज्यादा आप मेहनत वहां करोगे
लेकिन वहां पर आपको इज्जत नहीं मिलनी जहां पर भी कैप्रिकॉन आपके चार्ट में पड़ा हुआ है, राइट एवरीवन। एग्जाम्पल के लिए वीनस कैप्रिकॉन के अंदर पड़ा है, तो क्या प्रोडक्शन है भाई। वीनस 10वें घर पे आ गया है, वीनस कैप्रिकॉन के अंदर हो। लाल किताबिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा वीनस 10वें घर में, तो व्हाट विल बी द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है, वीनस 10वें घर में पड़ा हुआ है, यहाँ बहुत से लोग लाल किताब पढ़ रखे हैं, बताइए। एंड हाउ, कैसे। अभी मैंने आपको समझा दिया कैप्रिकॉन साइन, वहां कितना भी दोगे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वीनस इन कैप्रिकॉन, वीनस इन 10th हाउस, व्हाट विल बी द प्रिडिक्शन। शष्मिता मैम, रितु मैम, मनीषा मैम, तेज मैम। तो मेरे हिसाब से तो औरतों की वाट लगेगी। बिल्कुल। चलिए एक बार तुषार सर से पूछ लेते हैं। हाँ तुषार सर बताइए। नमस्ते सर। सर मेरे हिसाब से कैप्रिकॉर्न मतलब वो 10th नंबर साइन जो है ना, हम्म। उसमें वीनस आएगा। तो वहां पर ना उसको अ, वैसे तो शनि शुक्र का आशिक होता है, तो उसको उसकी लाइफ में लग्जरी आराम से आएगी। थोड़ा सा भी एफर्ट करेगा तो भी उसकी लाइफ में लग्जरी आनी चाहिए, और उसको बिजनेस जो करना चाहिए वो रिलेटेड टू शुक्र करना चाहिए। ओके, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की मैं बात करता हूँ, वैसे 10वें घर में शुक्र खराब होता है, अब बताऊंगा क्यों होता है। अब आप बताओ रिलेशनशिप के लिए मैं क्या बोलूंगा। करियर अचानक सेटल नहीं होगा, अभी आप बताओ मुझे। सर रिलेशनशिप ठीक ऐसे ठीक होना व्यक्ति की चाहिए। शादी के बाद इसकी वाइफ उसके घर से अलग करवा देती है, लाल किताब कहती है। ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद इसकी वाइफ उसको घर छुड़वा देगी, न्यूक्लियर करवा देगी। वाई। 10वां घर कार्य क्षेत्र है, मेहनत करने का है, कैप्रिकॉन साइन वहां पर उपस्थित होता है, कैप्रिकॉन की एनर्जी होती है। वाइफ काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे व्यक्ति की शादी होगी, न्यूक्लियर फैमिली करवा दिया जाएगा, उसकी वाइफ उसको घर से अलग करवाती है। सेकेंड चीज, सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप वीनस इन कैप्रिकॉन में होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, कैप्रिकॉन जहां पर भी है या फिर जो भी प्लेनेट कैप्रिकॉन में है, वहां आप कितना भी देना चाहो, वहां से रिटर्न की उम्मीद छोड़ दो, नहीं मिलने वाला। तो कैप्रिकॉन के अंदर जो भी प्लेनेट जाएगा, वहां से आपको रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी है। रिलेशनशिप का प्लेनेट कौन है, वीनस। वीनस इन कैप्रिकॉन, रिलेशनशिप में आपको केवल देना है, मिलने की उम्मीद छोड़ देनी है। रिलेशनशिप विल बी टॉक्सिक। क्लियर एवरीवन। और 7th हाउस भी पीड़ित हो जाए तो डाइवोर्स सिचुएशंस क्रिएट करती है। अब हम आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि, भगवान विष्णु का वराह अवतार आपने सुना है। जब वो धरती से को समुद्र से निकालना था, वराह अवतार उसका है। जब धरती समुद्र में डूब गई, तो भगवान विष्णु का वराह श्वास से निकला था, श्वास से, नाक की जब उन्होंने श्वास ली तो वराह का जन्म हुआ। और देखते देखते उसका साइज विस्तार होता चला गया। अब ये साइज विस्तार होता चला गया, इससे क्या स्टोरी आई। साइज विस्तार हुआ मतलब राहु, एक्वेरियस के अंदर राहु की एनर्जी होती है, शनि का साइन होता है। राहु इतना बड़ा है ना जिसका कोई अंत नहीं है। एक्वेरियस मतलब डिजायर्स, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। और राहु का एक सिम्टम्स है, राहु आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है ना, वहां आपको गिरने नहीं देगा। इसीलिए 2nd हाउस में एक्वेरियस राशि है। इन केस कैप्रिकॉर्न अगर लगन की पत्रिका है, 2nd हाउस में एक्वेरियस राशि है, तो ऐसे व्यक्तियों के पैसे अगर आप लेते हो ना, तुरंत वापस कर दो। बिकॉज अगर आपने उसके पैसे ले लिए तो वहां से आपकी बर्बादी शुरू, क्योंकि राहु चाहता उसके पैसे वापस आए, डिजायर से मेरे पैसे मुझे मिले। अगर आपने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वहीं से आपके बर्बादी के दिन शुरू। 2nd हाउस राहु, जिसके भी चार्ट में है, पैसे कभी मत लो। 2nd हाउस राहु का वंडरफुल कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। राहु क्या है, उसको ना साम दाम दंड भेद लगा के बोलना है। तो राहु अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस हमारी स्पीच है, और आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, तो आप ना कुछ भी करके, एनी हाउ, एनी हाउ
आपको वो सच बुलवाएगा, सामने वाले को अचंभित करवाएगा। राहु सेकंड हाउस में ऐसा व्यक्ति सब कॉन्शियस माइंड से बोलता है। उसकी आंखों में झलक झपक ऐसे दिखेगी, बिकॉज राहु ना जब बोलेगा तो आंखें बंद कर लेगा। वो सब कॉन्शियस माइंड से बोलता है। राहु सेकंड हाउस वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर्स बनाता है। स्मोक करते हैं ऐसे लोग, स्मोक जितना करते हैं उनकी इंट्यूशन बढ़ती है, बिकॉज राहु सेकंड हाउस में, राहु एक्टिवेट कर रहे हैं अपना। जिसका भी राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड के साथ कनेक्शन है, वो लोग स्मोक के साथ अपने फाइनेंस को इंक्रीज कर ले जाते हैं। और आप लोग सुन रहे होंगे कि स्मोक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको केवल ये नहीं कह रहा हूं कि आप करिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है सेकंड हाउस राहु का मिरेकल। और इस कलयुग में राहु से अच्छा मिरेकल कोई नहीं कर पाता। क्लियर एवरीवन? हमने लगभग लगभग बेसिक जानकारी, बेसिक बेसिक अभी राशियों के बारे में पढ़ा है। अब हम कुछ और समझते हैं, उससे पहले मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। तुषार जी तो फिर बहुत बढ़िया स्मोक भी करते होगे। चलो, मैं समझ गया हूँ। ओके, अभी हम ना चार्ट के कुछ डिस्कशन करते हैं। मेरा भी सेकंड से कनेक्शन है, तो मैं चाय बहुत पीता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्मोक करता हूँ, लेकिन चाय बहुत पीता हूँ। ठीक है, चलो आते हैं। चार्ट के ऊपर कुछ और दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिए। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है। कितने भी आप पेड सॉफ्टवेयर ले लोगे तो भी इससे अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग जगन्नाथ होरा प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम एक चीज आपको डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा ना। ये देखो, इस समय आकाश में जो प्लेनेट का ट्रांजिट है वो हम कैसे पकड़ेंगे। अब देखो, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस इज फर्स्ट हाउस, ये पहला हाउस है, लेकिन यहाँ 5 नंबर की राशि पड़ी है। हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। ये अभी का चार्ट मैंने ओपन किया, जस्ट अभी का, राइट। ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12। अब पहले घर में 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि पहले घर के अंदर 5 नंबर की एनर्जी है। इसको हम इस तरीके से, मतलब पहले घर में लियो साइन पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड हाउस में 6 नंबर, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकेंड हाउस में 6 नंबर मतलब वर्गो पड़ा हुआ है। थर्ड हाउस में आपका लिब्रा, फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो, फिफ्थ हाउस में सैजी, सिक्स्थ हाउस में ये सारी इस तरीके से राशियां अब पड़ी हुई हैं 1 से लेके 12 तक। अब देखो, 12 के बाद ना हमेशा एक से रिपीट होगा। नाइन्थ हाउस में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये क्लियर हुआ सभी को कि हाउसेस फिक्स है, उसमें राशियां कोई भी आ सकती हैं। राइट एवरीवन, ये क्लियर हुआ। जब हम लाल किताब पढ़ते हैं तो राशियों को हटा देते हैं, डायरेक्ट हाउस के ऊपर हम प्रोडक्शन देते हैं। समझ में आया ऋतु मैम अब थोड़ा सा? ओके, नो। अभी हम बोलते हैं कि ट्रांजिट और गोचर। ट्रांजिट और गोचर क्या होता है? एट प्रेजेंट टाइम पे आकाश में जो प्लेनेट जिस राशि में है, उस राशि में हम कहेंगे इस राशि में इस प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है या गोचर हो रहा है। जैसे कि शनि कहाँ पर, ये तो कौन सी राशि है? मीन राशि है। तो हम कहेंगे कि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। और कोई भी प्लेनेट एक राशि में गोचर करने के लिए ढाई, जैसे शनि एक राशि में गोचर करने के लिए 2.5 साल का समय लगाता है। सबसे सबसे ज्यादा टाइम शनि को लगता है। एक राशि परिवर्तित करने के लिए 2.5 साल लगते हैं। अब शनि यहां पर है, 2.5 साल बाद एरीस में आएगा, 2.5 साल बाद टॉरस में आएगा। ये कंटिन्यू आकाश में प्लेनेट का मूवमेंट चल रहा है, राइट। जुपिटर इस समय 3 नंबर मतलब मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे ना तो वहां पर लिख के आ जाएगा जुपिटर किस नंबर राशि में है, शनि किस राशि में है। ये ट्रांजिट है। एक्वेरियस राशि में कौन कौन से प्लैनेट हैं, केतु कौन से राशि में है। इस समय एक्वेरियस राशि में ये सारे प्लैनेट चल रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर राहु भी बैठा हुआ है, वीनस भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है। और एक्वेरियस राशि एट प्रेजेंट टाइम में 7 नंबर पे आ रही है। चलो प्रश्न चार्ट भी सिखा देते हैं थोड़ा बहुत।
7 नंबर रिलेशनशिप को बताता है, कुंडली का 7th हाउस रिलेशनशिप को बताता है, बेसिक आइडिया है आप सभी को। अब 7th हाउस में 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि चीटिंग को बताती है, राइट। वहां पर मंगल आया है, वीनस आया है, राहु आया है। तो हम क्या बोलेंगे इस समय ना, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं, उनका पार्टनर उनको चीटिंग कर सकता है, पार्टनर या फिर रिलेशनशिप में जिसके साथ भी है वहां पर चीटिंग होने की संभावना है, लड़ाई होने की संभावना है, बिकॉज ऑफ एक्वेरियस राशि क्या है, डिजायर्स। उनकी डिजायर्स इस समय बढ़ेंगी, और वहां पर डिजायर्स को लेके, चीटिंग को लेके, ये प्रॉमिस की वजह से लड़ाई होने की संभावनाएं बनेंगी। दिस इज द करंट प्रश्न चार्ट जो आपके सामने ओपन कर दिया, मतलब अभी की कुंडली थी। हम इस तरीके से प्रश्न चार्ट भी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि प्रश्न चार्ट के कैसे देखें, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं, ये क्लियर हो गया सभी को कि हाउस फिक्स रहेंगे, राशियां चेंज होंगी। ये हाउस हमेशा पहला है, ये हाउस सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ट्वेल्व तक। अब राशियां क्या आ गई, पहले हाउस में 5 नंबर है, सेकंड हाउस में 6 नंबर है, थर्ड हाउस में 7 नंबर है। ये क्लियर हुआ एवरीवन? तेज जी मैम, क्लियर हुआ कि हाउसेस फिक्स, राशियां बदलती रहती हैं। भाव चलित देखिए, ऑनेस्ट बताऊं तो मेरे गुरुजी भाव चलित पढ़ सकते हो आप, अपना रिजल्ट देखो, मैं आपको बता दूंगा भाव चलित कैसे काम करता है। बट मैंने भाव चलित से रिजल्ट पाते हुए नहीं देखे हैं। मैंने रिजल्ट को हमेशा लग्न कुंडली से ही देखा है और डिविजनल चार्ट से देखा है। मैं डिविजनल चार्ट सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भाव चलित करना चाहो तो कर लो, मैं सिखा दूंगा, 2 मिनट का टॉपिक है, बता दूंगा भाव चलित कैसे काम करता है, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिले। इट्स ऑल अप टू यू कि आप रिसर्च करना चाहो तो उसके ऊपर कर सकते हो। अभी हम लोग ना, अब हम थोड़ा से मेन पॉइंट्स पे आते हैं, उनको लिखना शुरू करिएगा। दैट कुड बी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर यू। देखो हमारी जो 12 राशियां होती हैं, बारह राशियों को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज फायर एलिमेंट, 1, 5, 9। ये पित्त प्रधान राशियां हैं, फायर की इनमें अधिकता होती है, एक्शन ओरिएंटेड राशियां होती हैं। 1, 5, 9 एक्शन ओरिएंटेड। अगर आपके चार्ट के अंदर सारे प्लेनेट 1, 5, 9 के अंदर, 1, 5, 9 राशि की बात कर रहा हूं, हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, 1, 5, 9 राशियों के अंदर पड़े हुए, ऐसा व्यक्ति क्विकली एक्शंस लेने वाला है। ईगो, इनके अंदर ईगो होता है, बहुत एक्सट्रीमली ईगो होता है। फायर एलिमेंट की राशियां होती है, क्षत्रिय वर्ण होता है, लड़ने को तैयार है, फ्लैग बियरर है ये राशियां। 1, 5, 9 एरिस, धनु और सेजिसाइन फ्लैग बियरर है, क्षत्रिय राशियां हैं, फायर एलिमेंट है, पित्त प्रधान, पित्त, ठीक है। इनके अंदर पित्त होता है जो ठंडे को काटती हैं। अगर हमें रेमेडी डिजाइन करनी होगी तो हम कैसे डिजाइन करेंगे? अगर किसी चार्ट में कफ की मात्रा अधिक है, कफ 4, 8, 12 राशियां होती है, वाटर एलिमेंट कफ एलिमेंट होता है, तो उसको हम ना कफ वाले स्टोन नहीं पहनाएंगे, उसको हम फायर स्टोन पहनाएंगे, तब उसका कफ डाउन होगा। कफ क्या करता है, इंसान को लेजी बना देता है, सुस्त बना देता है, इमेजिनेशन में इंसान खोया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, भैया इमेजिनेशन से बाहर आओ, काम करना शुरू करो, फायर एलिमेंट की बढ़ोतरी करवानी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हम स्टोन्स जब देते हैं ना तो क्या सेलेक्ट करना होता है कि भैया कि कौन सा एलिमेंट उसकी बॉडी में कम है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, हमें ये चीज देखनी होती है, राइट एवरीवन? अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स लिख दो, और या फिर थम्स अप कर सकते हो। मैम मैं राशि देख के ही करता हूँ कांता बहन। दूसरी आती है 2, 6, नहीं 4, 3, 7, 11, इसको पकड़ते हैं। 3, 7, 11 ये शूद्र राशियां हैं। अब शूद्र क्यों है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। शूद्र राशियां हैं क्योंकि ये ह्यूमन, इनके आप सिंबल देखोगे ना, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तीनों में ह्यूमंस हैं। और ये ना जल्दबाजी के नेचर की होती हैं, अभी का अभी मिल जाए, और तुरंत एक्शंस दिखाती हैं। 3, 7, 11 जल्दबाजी नेचर, तुरंत एक्शंस दिखाती हैं।
शनि 3 7 11 किसी में भी बैठा हो तो कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो सोच समझ के करना, बिकॉज इसका एक्शंस तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। एक्शंस तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए शनि 3 7 11 के अंदर बैठा है या 3 7 11 राशियों में बैठा हुआ है। तो सोच समझ के किसी के साथ गलत करिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन तुरंत मिलेगा। क्लियर है? शूद्र राशियां हैं, इनको अभी चाहिए सब कुछ। ह्यूमंस कैसा है, उसको सब कुछ अभी चाहिए, उसको वेट नहीं करना। ह्यूमंस हम लोग हैं, वी आर ह्यूमंस, राइट? अब आते हैं 4 8 12। ये वाटर एलिमेंट के साइन, ये ब्राह्मण प्रवृत्ति की राशियां हैं, ब्राह्मणीय राशियां हैं। अरे रुक जाए। इन जनरल ब्राह्मण क्या होता है, अगर आप किसी ब्राह्मण की नजरिए से देखोगे ना, जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, लाइक पूजा पाठ में बिलीव करता है, लोगों का कल्याण करता है, दूर की सोचता है कि मेरे जाने के बाद इस समाज का क्या होगा। ठीक है? मेरा केतु एक्टिवेट हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो 4 8 12 वाटर एलिमेंट है, ब्राह्मणीय राशियां हैं, कीट हैं, इनका इनका सिंबल होता है कीट। कीड़े मकोड़े के अंदर इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण छात्री, ब्राह्मण इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, इनके अंदर इमोशंस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। 4 8 12 हमेशा इमेजिनेशन, कफ की प्रवृत्ति ज्यादा है इनके अंदर। कफ एलिमेंट की राशि है 4 8 12, कफ एलिमेंट। 1 5 9 फायर एलिमेंट, पित्त एलिमेंट, पित्त। 3 7 11 वात। 3 7 11 अगर मैलिफिक हो गया, 3 7 11 राशियों के अंदर मैलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो कौन सी बीमारी लगेगी? वात की बीमारी लगेगी, जॉइंट्स पेन हो जाना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना। 1 5 9 मैलिफिक है, तो अंदर अल्सर हो जाना, बुखार बार बार आना, छाले पड़ना, फायर एलिमेंट बढ़ गया है ना। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है? 1 5 9 फायर एलिमेंट, 3 7 11 आपका वात एलिमेंट, 4 8 12 कफ एलिमेंट। लास्ट आता है 2 6 10। दिस इज कॉल्ड, ये होती हैं वैश्य राशियां, पैसे की बात करती हैं, रिसोर्सेस की बात करती हैं। 2 6 10 फाइनेंस, रिसोर्सेस, पैसा, वैश्विक प्रवृत्ति की राशियां होती हैं। इट्स राशि, शितेन सर, इस राशि 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 राशि, आई एम टॉकिंग अबाउट राशि। 2 6 10 फाइनेंस की बात करता है, पैसे की बात करता है, राशियां। और 2 6 10 के अंदर वात पित्त और कफ तीनों की एनर्जी उपस्थित होती है। क्या बोला? वात पित्त कफ और तीनों की एनर्जी उपस्थित होती है। बहुत ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल राशियां हैं ये। 2 6 10 एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल राशियां हैं। आपके चार्ट में 2 6 10 राशि जहां पर भी हो, और सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, और 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि जहां पर भी हो, वहां पर प्लेनेट होना कंपलसरी है। बिकॉज यही प्लेनेट पैसा और रिसोर्स लाके देते हैं। 2 6 10 प्रैक्टिकल होता है। ऐसा इंसान जिसका 2 6 10 राशियों में मैक्सिमम राशि प्लेनेट बढ़े हैं ना, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? 1 5 9 फायर एलिमेंट, 2 6 10 आपका वात पित्त कफ, इसके अंदर तीनों पाया जाता है, अर्थ एलिमेंट। 3 7 11 एयर एलिमेंट, 4 8 12 वाटर एलिमेंट। क्लियर हुआ? राशियां क्लियर हुई और एलिमेंट्स क्लियर हुए आप सभी को? ये आप ना, कैसे इनको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि आपके सामने अचानक चार्ट आएगा और आपने देखा कि भाई मैक्सिमम प्लैनेट्स के 4 8 12 के अंदर पड़े हुए, 4 8 12 राशियों में पड़े हुए हैं। अब वो आपसे बोल रहा है कि मैं व्यापार कर लूं, आप उसको सलाह दोगे? व्यापार करने की सलाह दोगे? बताइए, आप मुझे आंसर दीजिए। अगर उसके सारे प्लैनेट 4 8 12 राशियों में पड़े हुए हैं, इमोशंस में बह रहा है व्यक्ति, तो क्या उसको आप व्यापार करने की सलाह दोगे? राइट? नो।
हम उसको व्यापार करने की सलाह नहीं देंगे ना। तो इस इन राशियों का यही महत्व है। कोई व्यक्ति, अब उसके अंदर फायर की कमी है, ठीक है, 1 5 9 हाउसेस खाली हैं, 1 5 9 राशियां खाली हैं, उसका, उसके थॉट्स बहुत अच्छे, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी, क्या काम कर सकता है, राइटिंग कर सकता है ना, राइटिंग स्किल्स दे देंगे। इमेजिनेशन जहां पर है, वहीं पर तो राइटिंग जनरेट होती है। पोएट बन सकता है राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा, कोई बताएगा? अगर मैं केवल, मेरे पास विचार बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैं विचारधारा रखता हूं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको क्या इम्प्लीमेंट, क्या एक्टिवेट करोगे आप? कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट करोगे? हाँ जी, 2 6 10 अर्थ एलिमेंट है वीवो जी। फायर एलिमेंट, एग्जैक्टली, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? एक्शंस को बताता है। वाटर एलिमेंट इमोशंस को बताता है। आपका ये 3 7 11 आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। 3 7 11 काम एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, और 2 6 10 होता है अर्थ एलिमेंट, फाइनेंस को बताता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट एवरीवन? अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ये आप ना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राशियां हैं, इनको मैंने आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद कुछ चीजें और देखिए। जब भी किसी राशि को, जब भी किसी चीज को जज करना होता है ना, किसी चार्ट को जज करना है या फिर हमें प्रोडक्शन देना है, तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। हर एक स्टेप में एक प्रोसेस आपको ऐड करते रहना चाहिए, और फाइनल जाके हमको एक रिजल्ट मिलता है। एक पॉइंट आपको बताना भूल गया। 1 5 9 बहुत इगोइस्ट इन नेचर होते हैं। 1 5 9 की राशियां, इनके अंदर क्षत्रिय राशियां, ईगो वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अगर किसी का, एग्जाम्पल के लिए, मरकरी इन एरीज साइन, क्या ये व्यक्ति किसी की सलाह सुनेगा? मरकरी एरीज में है या लियो में है, सैजी में है, क्या ये व्यक्ति किसी की सलाह, मरकरी सलाह होती है ना, नॉलेज होती है, तो क्या ये व्यक्ति किसी की नॉलेज लेगा या सलाह सुनेगा? बताइए प्लीज, थोड़ा सा बताइए आप लोग। राइट, नहीं सुनेगा। ऐसा व्यक्ति किसी की सलाह नहीं सुनेगा। जो भी प्लेनेट 1 5 9 के अंदर जाएगा, उस प्लेनेट से संबंधित चीजों में वो किसी की नहीं मानने वाला है। वीनस इन एरीज, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में किसी की सलाह नहीं सुनेगा, वो अपना चलाएगा, जहां मुझे पसंद है मैं वही करने वाला हूँ। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में वो व्यक्ति किसी की सलाह नहीं सुनने वाला। ऐसे ही 2 6 10 अर्थ एलिमेंट थे ना, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर यहां पर आ जाओ, 2 नंबर यहां पर, और यहां पर वीनस बैठा हुआ है, 2 नंबर सेकंड हाउस या 2 नंबर में वीनस बैठा हुआ है। वीनस अपने ओन साइन में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से भी पैसे का हिसाब मांगेगा। 2 6 10 एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइन है, और वीनस इज ए कारक ऑफ फाइनेंस, और 2 6 10 पैसों का ही साइन होता है। तो वीनस सेकंड हाउस में है, इवन अपने ओन साइन में है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से भी पैसे का हिसाब मांगता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? यस और नो? प्रैक्टिकलिटी है ना वहां पर, तो प्रैक्टिकल चीजें होंगी भैया, पैसे से ऊपर कुछ नहीं है। मेरा जो ईमान है पैसे पे टिका हुआ है। 2 6 10 क्लियर है? 2 6 10 राशियां क्या है? मेरा ईमान पैसे पे है। कर्म, पैसा, फाइनेंस, रिसोर्सेज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 1 5 9 मुझे फेम चाहिए, डिजायर्स है, मेरी मेरी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना है। 3 7 11 मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूं, मैं काम नहीं करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी में खोया हुआ हूँ। 4 8 12 मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर इमोशंस बहुत हैं। समझ गए राशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा? क्लियर हुआ सभी को? अनिल सर, क्लियर हुआ? ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप था किसी चार्ट को जज करने का। सेकंड स्टेप होता है, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक नाइट में स्ट्रांग होती है, एक डे में स्ट्रांग होती है। नाइट में स्ट्रांग होती है, डे में स्ट्रांग होती है। बहुत सिंपल तरीके से याद कराऊंगा, याद कर लीजिएगा। ये देखिए, यहां जहां डे डे लिख रहा हूं ना, उसको देखिएगा। ठीक है? मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12। डे स्ट्रॉन्ग राशियां कौन सी है? 5, 6, 7, 8 और 11, 12। बस इतना याद कर लो, 5, 6, 7, 8, 11, 12। ये डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। 5, 6, 7, 8, 11 मतलब लियो, वर्गो, तुला, वृश्चिक, एक्वेरियस और पाइसिस। मैंने क्या बोला? लियो, वर्गो, तुला, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसिस, ये डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। नाइट स्ट्रॉन्ग जितनी रिमेनिंग बची, एरीज, टॉरस, जेमिनी, आपका ये सेजी और कैप्रिकॉन, ये नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। क्लियर? अब इनका अंतर क्या होता है? देखो, डे स्ट्रॉन्ग और नाइट स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंसेस होता है? कोई बताएगा? किसी को आइडिया है डे स्ट्रॉन्ग नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों में क्या डिफरेंसेस होता है, और मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या महत्व होगा? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? कोई बता सकता है प्लीज? हाँ बताइए मैम। डे स्ट्रॉन्ग मतलब डे में ये राशि के लोग डे में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और नाइट स्ट्रॉन्ग मतलब ये राशियां नाइट में ज्यादा, ये लोग नाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। ओके, अगर मैं ये कहता हूं कि एक जातक है, ठीक है, उसके सारे प्लेनेट नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों के अंदर है, बहुत सही पकड़ पा रहे हो, लेकिन मुझे और एक्सप्लेनेशन और डीप एक्सप्लेनेशन आपसे उम्मीद मैं करता हूं। उसके मैक्सिमम प्लेनेट नाइट स्ट्रॉन्ग राशि के अंदर है, तो क्या उसको हम व्यापार करने की सलाह देंगे? नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों के अंदर सारे प्लेनेट बैठे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा डे स्ट्रॉन्ग और नाइट स्ट्रॉन्ग क्या है। नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां इमेजिनेशन को ज्यादा बिलीव करती हैं, डे स्ट्रॉन्ग राशियां एक्शंस लेती हैं, बस इतना समझ लीजिए। नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां इमेजिनेशन में रहती हैं और डे स्ट्रॉन्ग राशियां एक्शंस लेती हैं। बताइए तुषार जी, कुछ बता रहे थे? सर मैं ये कह रहा था जो डे स्ट्रॉन्ग राशियां है उनमें हम उसको बिजनेस करने का देंगे क्योंकि वो ओरिएंटेड है, और जो नाइट वाला है उसको मना कर देंगे क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। कोई भी और प्लेनेट की ये भी दशा, हो सकता हम है सर कि उस जिसका बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे ये भी हो सकता है जिसके ज्यादातर प्लेनेट नाइट वाली राशि में पड़े हैं, तो वो आदमी लेजी भी हो सकता है। और हैं। जिसका ज्यादातर इमेजिनेशन प्लेनेट नाइट क्या है, रात क्या होती है? छह सोने वाले के में लिए होती है ना। इंसान सोएगा तो क्या होगा? सपने हम्म। देखेगा। तो नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों में अगर मैक्सिमम प्लैनेट पड़े हुए हैं, तो ऐसा इंसान ओवर इमेजिनेटिव होता है, इमेजिनेशन पावर उसके अंदर अच्छी होती है, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, राइट? तो अगर कोई जातक आपके पास आता है, कोई नेटिव आपके पास आता है, उसके ऐसे दशा चल रही है जो नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की दशाएं हैं, या फिर कोई भी प्लैनेट ऐसी राशि में बैठा है जो नाइट स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उस समय आप उसको व्यापार करने की सलाह दोगे या कुछ नया काम स्टार्ट करने की सलाह दोगे? वो इमेजिनेशन में है भैया, उससे बोलो केवल आप सोच रहे हो, करने की इच्छा नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, अभी क्लियर कट प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। वो केवल वो इमोशंस में बह के आपके पास आ गया कि मैं भी व्यापार कर लूं। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी देखो, डे स्ट्रॉन्ग, अभी मैं ना स्टेप बाय स्टेप ये 4 5 स्टेप आपको बना के रखना है एक चार्ट में, कि पहले क्या देखूं, सेकंड क्या देखूं, थर्ड क्या देखूं, जिससे आप सामने वाली पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से जज कर पाओगे। अब राशियां 3 प्रकार की होती हैं। फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग और डुअल राइजिंग। इसको हिंदी में एक्चुअली बहुत टिपिकल वर्ड है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आपको इंग्लिश बता रहा हूँ। फ्रंट राइजिंग मतलब सामने से जो उदित हो, बैक राइजिंग मतलब पीछे से जो उदित होती हैं, डुअल राइजिंग मतलब पृष्ठोदय, षष्ठोदय और ऐसे कुछ एक वर्ड है। तो सामने से जो उदित हो फ्रंट राइजिंग, बैक से जो उदित होती हैं बैक राइजिंग, और डुअल राइजिंग मतलब किसी तरीके किसी तरफ से भी उदित हो सकती हैं। अब ये 3 पॉइंट में आप डिवाइड कर लो, फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग और डुअल राइजिंग। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिखेगा, फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग, थोड़ा गैप रखिएगा आप लोग, और डुअल राइजिंग कहीं से भी आ सकते हैं।
बैक राइजिंग वो राशियां होती हैं जो नाइट स्ट्रांग होती हैं, एक्सेप्ट जेमिनी। जेमिनी को छोड़ के सारी बैक राइजिंग है, नाइट स्ट्रांग राशियां सब बैक राइजिंग है। देखिए मैं आपको ना, मुझे पता है कि काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आपको ना ज्योतिष का बेसिक नॉलेज हो और बेसिक जानकारी आप लोगों को पता हो, क्योंकि जब आप किसी से चर्चा करो तो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर पाओ। प्रोडक्शन में हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो कि कोई जातक आपसे मिलने आया है, बट ज्योतिष में जब आप डीप जाओगे ना, तो इन सब चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बैक राइजिंग होती है, ऑल नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां बैक राइजिंग केवल जेमिनी को छोड़ के। क्लियर है? अभी बैक मैंने नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां बताई थी ना, 1 2 3 4, आपका ये 9 और 10, ये बताया था मैंने नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां। जेमिनी नहीं होती, 3 नंबर की राशि नहीं होती है बैक बैक राइजिंग, बाकी सारी बैक राइजिंग राशियां होती हैं। फ्रंट राइजिंग में कौन आता है? ऑल डे स्ट्रॉन्ग राशियां प्लस जेमिनी, ऑल डे स्ट्रॉन्ग राशियां प्लस जेमिनी, एक्सेप्ट पाइसेस, मीन राशि यहां पर नहीं आती है। जेमिनी काउंट हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा। जो हमारी फ्रंट राइजिंग है, ये राशियां फ्रंट राइजिंग है, ये राशियां फ्रंट राइजिंग है। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 11। बैक राइजिंग कौन सी थी? 1 2 9 10 4। ठीक है, बैक राइजिंग थी केवल ये राशि बैक राइजिंग नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? अब देखो, डुअल डुअल राइजिंग मतलब दोनों तरफ से कहीं भी निकल सकती है, दैट इज स्पाइसेस। मीन राशि किसी तरफ से भी उदित हो सकती है, फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग और डुअल राइजिंग। ये एक्चुअली ये जो अभी ये टॉपिक मैंने बताया है, इसका यूज प्रश्न चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। प्रश्न ज्योतिष जब हम सीखेंगे तब यूज होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्लियर क्लियर हुआ? बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए कि फ्रंट राइजिंग क्या है, बैक राइजिंग क्या है, डुअल राइजिंग क्या होती है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होता है, फ्रंट राइजिंग और बैक राइजिंग में क्या डिफरेंसेस रहता है? जो फ्रंट राइजिंग राशियां होती है ना, ये ना किसी भी चीज को, अगर मान लो कोई प्लेनेट इसमें बैठा हुआ है और वहां पर कोई डिसीजन लेना है उस प्लेनेट को, तो तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम वो तुरंत एक्शंस लेगा और गोल पे पहुंचेगा। जैसे आपको यहां से यहां जाना है, फ्रंट राइजिंग में प्लेनेट है, डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, राइट। अब बैक राइजिंग में यहां से यहां जाना है कोई प्लेनेट, बैक राइजिंग में तो घूम घूम घूम, इधर से उधर से, इधर से उधर से घूम के फिर जाएगा। ठीक है, अंतर समझ में आया? बैक राइजिंग मतलब कंफ्यूज स्टेज में रहेंगे, काम करने के लिए कंफ्यूज स्टेज में रहेंगे। फ्रंट राइजिंग मतलब तुरंत एक्शंस लिया, पहुंच गया फटाक से। क्लियर एवरीवन? क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में? और डुअल साइन ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ऑलवेज इन द स्टेज ऑफ कंफ्यूजन, डुअल राइजिंग। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग और डुअल राइजिंग। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तेजी मैम क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक बार रिवीजन करना पड़ेगा मुझे पता है, लेकिन हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसको जाके 100 2 बार रिवीजन करोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। लिख लिख के रिवीजन करना, अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर? जी सर। अभी देखना एक चीज और हम लोग देखते हैं। ओके, बेसिक ये समझ लीजिए,
राशियों को तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है, थ्री टाइप से। दैट इज दो पैर वाली, चार पैर वाली, और चार प्रकार से इसको आप कर लीजिएगा। दो पैर, चार पैर, और बहुपैर मतलब मल्टीपल फूट, और लास्ट आती है फूटलेस राशियां, चार राशियां होती है। दो पैर, चार पैर, मल्टीपल पैर, और विदाउट पैर। ठीक है। अब इनको हम कैसे समझते हैं और इसका क्या महत्व है, इसको समझिएगा। 3 नंबर, 6 नंबर, लिब्रा मतलब 7 नंबर, और सैजी का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ सैजी मतलब, जैसे एक राशि का जो आयाम होता है 30 डिग्री का होता है, अभी मैंने बताया था ना, एक राशि का आयाम 30 डिग्री का होता है। अगर कोई प्लेनेट लिब्रा राशि में 14 डिग्री का बैठा हुआ है, अगर कोई प्लेनेट लिब्रा राशि में 14 डिग्री का बैठा हुआ है, तो वो दो पैर वाली राशि के अंदर आएगा। सैजी का फर्स्ट पार्ट मतलब सैजी को 30 डिग्री को दो भागों में तोड़ दो, 15 ये और 15 ये, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर कोई प्लेनेट मान लीजिए सैजी साइन में लिब्रा राशि में सैजी साइन में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी डिग्री है 20, तो दो पैर वाली राशि के अंदर में नहीं काउंट किया जाएगा। अगर कोई प्लेनेट 10 डिग्री का धनु राशि में बैठा हुआ है, तो दो पैर की राशि में आएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ सैजी। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 15 डिग्री, 15 डिग्री। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हर एक प्लेनेट की अपनी राशि होती है ना। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकंड दीजिए। यहां पर देखिए प्लेनेट की अपनी राशियां लिखी हुई हैं। ये सारे प्लेनेट की राशियां हैं। मून ये इसमें बैठा हुआ है, मरकरी इसमें बैठा हुआ है। अब जैसे सैजी में कोई प्लेनेट है मीन राशि में, जैसे शनि बैठा हुआ है, शनि की डिग्री कितनी है? तो फर्स्ट पार्ट में मतलब 15 डिग्री से पहले फर्स्ट पार्ट होगा, 15 डिग्री के बाद सेकंड पार्ट होगा। इस तरीके से डिवाइड किया। अब शनि 6 डिग्री का है मीन राशि में, मतलब पहले पार्ट में बैठा हुआ है धनु राशि के। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? ये नहीं है, ये क्लियर नहीं हो तो बता दीजिएगा प्लीज। मैं 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को नहीं क्लियर तो बता दीजिए आप। शनि मीन राशि में बैठा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 6 डिग्री का है, मतलब वो 15 डिग्री से कम में बैठा हुआ, पहले पार्ट में बैठा हुआ। 15 डिग्री के बाद बैठा होता, मतलब इसकी सभी डिग्री 20 होती, तो सेकंड पार्ट में होता, राइट? तो दो स्वाभाविक राशियां, दो पैर वाली राशियां होती, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, और लिब्रा। क्योंकि आप देखोगे ना, इनके सिंबल देखोगे तो इसमें ह्यूमन है, दो पैरों पे खड़ा हुआ है। मिथुन राशि भी में एक लड़का लड़की है, ठीक है। और लिब्रा के अंदर भी एक ह्यूमन खड़ा हुआ है। और सैजी का साइन कैसा है? आधा ह्यूमन है, आधा एनिमल है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सैजी इज ह्यूमन। क्लियर है?
सेकंड आती है चार पैरों वाली राशियां। चार पैरों वाली राशियां, चार पैरों वाली राशि में कौन कौन से आएंगे? एरिस, एनिमल, भेड़, चार पैर। टॉरस, बैल, चार पैर। ठीक है। एरिस, टॉरस, सैजी का सेकंड पार्ट, धनु राशि का सेकंड पार्ट, घोड़ा, जिसमें सैजी में क्या है, आधा घोड़ा आधा ह्यूमन बीइंग। सैजी का सेकंड पार्ट। लियो, शेर, चार पैर। और कैप्रिकॉन का फर्स्ट पार्ट, कैप्री का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं मल्टीपल पैर। मल्टीपल पैर कीड़ मकोड़े के होते हैं ना, कीटों के होंगे। तो स्कॉर्पियो के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, तो स्कॉर्पियो मल्टीपल पार्ट, स्कॉर्पियो मल्टीपल फूट। स्कॉर्पियो और पाइसिस, सॉरी स्कॉर्पियो और कैंसर, सॉरी स्कॉर्पियो और कैंसर। केकड़ा, बहुत सारे पैर हैं। बिच्छू, बहुत सारे पैर हैं। स्कॉर्पियो और कैंसर मल्टीपल फीट वाले हैं। आते हैं फीटलेस। फीटलेस में मछली आती है, पाइसिस और कैप्रिकॉन का सेकंड पार्ट। आज के लिए बस इतना ही, पाइसेस और कैप्रिकॉन का सेकंड पार्ट। अब किसी का डाउट हो तो आप डाउट ले बताइए। ये क्लास प्लीज, ये क्लास ना कम से कम 2 बार रिवाइज करके और लिख लिख के याद करिएगा, क्योंकि ये इस क्लास में बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है। तो आप लोग लिख लिख के याद करके आएंगे, और बहुत स्टेप बाय स्टेप चला हूँ। हाँ रितु मैम बताइए। सर एक जगह आपने बोला कुछ पढ़ाते हुए 12 नंबर का, जो मोक्ष मुक्ति, 12 नंबर हाँ जी, हाँ राशि जी। का, मीन ठीक राशि। है। फिर आपने उसमें बोला कि अपने पैरों पर कब खड़ा होगा, जब 12th हाउस की दशा ऑन होगी, हम्म। राइट। फिर आपने बोला चलता बिजनेस बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। वो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला कि पहले चीजें खत्म होती हैं, उसके बाद इंसान खुद के पैरों पे खड़ा होता है। हम्म, ठीक है। मतलब मीन राशि का अगर आप इसको डिविजनल चार्ट जब आप मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इसको ये छोटे छोटे टर्म्स मैंने क्यों बताए हैं। जब भी D10 चार्ट देखोगे और देखोगे इसका बिजनेस कब राइज होगा कब फॉल होगा, उस समय अगर 12वें घर में कोई प्लेनेट बैठा है, उसकी दशा में सारा बिजनेस बंद होगा। लेट मी शो यू एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अविनाश, लुक, इस चार्ट को देखो आप। अभी मैं डिविजनल चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आने के लिए। कि इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति ना बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है गोवा के अंदर, और काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और स्पेशली लैंड का बिजनेस है। अपार्टमेंट्स हो गए, रिसोर्ट्स हो गए, वहां का बिजनेस है। जिस व्यक्ति को शनि की महादशा लगी, शनि की महादशा लगते ही इसका सारा बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है। द रीजन बिहाइंड शनि इन स्कॉर्पियो इन D10 चार्ट हमारे करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यस और नो? कर्म के लिए। वहां पर स्कॉर्पियो साइन क्या होता है? इंड होना, मरना, किसी ना किसी चीज का मरना निश्चित है। यहां पर शनि बैठा है तो कर्म का मरना निश्चित है, राइट। दूसरी चीज है 12वां घर, और जब भी कोई प्लेनेट 12वें घर में बैठेगा या 12वें घर की दशा आएगी, तो पुरानी चीजें समाप्त होंगी। कंप्लीट लॉसेस, 12th हाउस इज कंप्लीट लॉसेस। क्लियर हुआ रितु मैम? मतलब कंप्लीट लॉस फिनिश होके फिर देन एग्जैक्टली। स्टार्ट ऑफ द न्यू अब मैं इसकी सेटअप। दशा दिखा देता हूँ आपको, देखिए। शनि की दशा 2023 से लगी हुई है, और शनि में शनि का अंतरा चल रहा है। और
आई ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ कि दिसंबर 2026 तक सब कुछ समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा बचा के रखो। वही चीजें आपको साथ देंगे आगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो सर ये दशा कब कौन सी आएगी ये आप बताएंगे ना? हाँ, ये चीज तो नॉर्मल बताऊंगा, अभी तो बेसिक बेसिक चीज सिखा रहा हूँ। और बाकी हाँ। ये ना जगन्नाथ थोड़ा सभी लोग डाउनलोड कर लो, फ्री सॉफ्टवेयर है, हाँ जी आराम से। सर, इसका ना आइकन दिखा दीजिए। मैंने कल ट्राई करा था जगन्नाथ थोड़ा करना, लैपटॉप लेकिन में खुलेगा, यहाँ पर नहीं खुलेगा, है ना, आइकन में दिखा ओके लैपटॉप में, राइट। ठीक है सर। दे। एक सेकेंड। इसका अब मोबाइल वर्जन नहीं है, खाली लैपटॉप में ही डाउनलोड लैपटॉप के होगा? लिए, हाँ। अच्छा ठीक है सर। अगर किसी के पास कोई इशू है, लैपटॉप नहीं है, तो ज्योतिष ऐप करके एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लें, ज्योतिष ऐप। ज्योतिष ऐप, ओके, हम्म। उसका आइकन दिखा सकते हैं सर? ज्योतिष ऐप मैं जिसमें भेज दूंगा, फोन में है, एक सेकेंड। ठीक है सर, ये तो ग्रुप पे आप इसका आइकन डाल दीजिएगा तो फिर पता चल जाता है कि हम जेन्युइन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, राइट? ज्योतिष ऐप एक ही है, वो फायर जैसा सिंबल उसमें ब्लू कलर का पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। एनीबडी थैंक यू है? सर। किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क। और आज की क्लास ना, शुरुआत की 2 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस, इनमें जो भी डाउट हो उसको साथ साथ क्लियर करते चलिएगा। बिकॉज अगर ये डाउट अभी से क्रिएट हो गए ना, और आपने रिजॉल्व नहीं किया, तो बहुत भारी भरकम चीजें हो जाएंगी। फिर आगे क्लास में जो मैं प्रिडिक्शन आपको सिखाना चाहता हूँ ना, जिस लेवल पे जाके, तो वो कैश नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत की क्लास के डाउट ना बहुत क्लियर क्रिस्टल तरीके से लेकर चलिएगा। एंड बिलीव मी, मैं उतना कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ या उतना देना चाह रहा हूँ ना, कि आप कहीं से भी पढ़ के आ जाओ। मैं ना ओपन गारंटी लेता हूँ। कहीं से भी पढ़ के आओ, चाहे 20,000 का कोर्स करके आओ, चाहे 25,000 का कोर्स करके आओ, जितना बेसिक राशियों के बारे में जितना डीपली मैंने पढ़ाया है, नो बडी एक्सप्लेन। मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा, तो कितने झटके खाने के बाद जो मुझे नॉलेज मिली है, तो वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो राशियों से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो 2 मिनट का टाइम है, तो लिख लीजिए, एक चीज और लिखवा दे रहे हैं, फिनिश हो जाएगा। कलर ऑफ राशियां। सुष्मिता मैम लेटिए मत, पढ़ाई करिए। जी। कलर ऑफ राशियां, राशियों के कलर कैसे होते हैं, इसका यूज ना हम जब कभी अगर मौका मिला, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक बता दूंगा। कभी मौका मिला तो प्रश्न कुंडली लेके आऊंगा। तो वहां पर हम किससे मिलने जा रहे हैं, वो व्यक्ति किस नेचर का होगा, क्या कपड़े पहने रहा होगा, तो वो हम वहां पर हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कलर ऑफ राशियां लिख लो। एरिस राशि रेड कलर, एज यूजल यू नो। एरिस रेड। टॉरस 2 नंबर वाइट। मिथुन 3 नंबर ग्रीन। कर्क राशि 4 नंबर पिंक। पिंक होता है मून का कलर, याद रखिएगा, 4 नंबर कर्क राशि का। व्हाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। लियो वायलेट। वर्गो 6 नंबर नो कलर, मतलब क्लियर होती है, व्हाइट आर पार ट्रांसपेरेंट होता है। लिब्रा राशि का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लू, डार्क ब्लू। शनि उच्च का होता है ना यहाँ पर लिब्रा में, डार्क ब्लू। स्कॉर्पियो ऑरेंज। धनु सेजिसाइन येलो। 10 नंबर कैप्री मल्टी कलर। एक्वेरियस ब्राउन कलर, राहु का कलर ब्राउन, एक्वेरियस। डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं, ब्राउन कह सकते हैं। और पाइसेस में अंधेरा होता है, तो पाइसेस ब्लैक, मीन राशि ब्लैक। सर यहाँ पे केप्रिकॉन में जब मल्टी कलर लिखवाया है तो केप्रिकॉन क्या केतु की है? केतु की नहीं, उसका कलर ही मल्टी कलर में है।
अच्छा, ओके। राहु का ब्लू नहीं होता? आपने ब्राउन, एक्वेरियस का ब्राउन बोला। राहु डार्क ब्राउन है। जी सर। हाँ जी, बताइए सर। सर इसका मतलब ये हुआ, जो ये 12 राशियां हैं, 12 ही लगन होते हैं सबके, जी। टोटल 12 लगन होते हैं, तो इसका मतलब जिसका जो लगन है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन सकता है इंसान, या क्या करना है इसका? ऐसा कर अरे, सकते ये हैं एक्चुअली मतलब? प्रश्न कुंडली में आपका यूज करेंगे। जब हम प्रश्न कुंडली में बनाते हैं, कभी सिखाएंगे प्रश्न कुंडली, तो वहां पर जिस जातक से आप मिलने जा रहे हो उसका वो किस कलर के कपड़े पहन के रखा होगा या फिर उसका नेचर क्या होगा, उसके लिए हम इसका सपोर्ट करेंगे। वैसे इसको भी हम ऐसे भी बाकी कर अगर, हाँ, सकते हैं क्या? अगर आपके चार्ट में जैसे जो भी प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको आप सपोर्ट ले सकते हो। और स्ट्रांग हो और 6 8 12 में ना बैठा हो बस। जो 6 8 12 के प्लेनेट 6 8 12 में ही बैठ जाते हैं, तो उसको स्ट्रांग माने, कैसे माने? देखो, 6 8 12 के प्लैनेट 6 8 12 में बैठे हैं तो वो उस घर के लिए तो स्ट्रांग है। बट ऑलवेज रिमेम्बर ना, छठे घर के अंदर सब कुछ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कुछ चीजें अच्छी हैं, लॉ के लिए हम्म। अच्छा है और लड़ाई झगड़े के लिए अच्छा है, ठीक है, लोन्स इजिली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दुश्मन भी बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, एक्सीडेंट चोट चपेट भी लगेगा, तो कुछ चीजें बुरी भी हैं। नहीं, जैसे छठे घर का लॉर्ड 8वें में बैठ गया, उस तरीके से। बहुत खराब है। 21वें में खराब है सर? क्रोनिकल डिसीज देता है। विपरीत राजयोग आप सुन रखे होंगे ना हाँ, अभी तक। विपरीत राजयोग की तो हुआ ना ये 21 से। दिस इज कॉल्ड क्रोनिकल डिसीज। छठा घर डिसीज है और आठवां घर लंबी चलने वाली बीमारी है। छठे का स्वामी 8वें में जाएगा तो लंबी जो भी ऐसी बीमारी लगेगी जो लॉन्ग टर्म पे खींचने वाली है। कई बार क्या, छठे और 12वें का लॉर्ड छठे और 12वें का दोनों का 8वें में आगे बैठ गए। थोड़ा सा दिक्कत ये, दिस नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर द हेल्थ वाइज। बाकी अदर विपरीत राज्यों की कंडीशन में हम ओके मान सकते हैं, बट हेल्थ वाइज बहुत खराब कॉम्बिनेशन होता है ये। नहीं, जिसका ये है उसको तो आज तक बीमारी नहीं हुआ, वो तो उम्र भी बहुत होगी, कोई कितने बीमारी साल नहीं के है। हैं? 60 62 साल जो हो गए, कोई बीमारी नहीं अभी हुई आज अभी तक। उनका लगन देखिएगा, लगन कितना मजबूत है। धनु लगन है। धनु लगन है, ठीक है, जुपिटर की स्ट्रेंथ से देखिएगा। दूसरी चीज है कि एट्थ जुपिटर का 6 स्वामी। में बैठा है। जी। 6 में बैठ गया जुपिटर। जुपिटर सेटन में बैठा है तो आप, आपका चार्ट तो नहीं है सर। मेरा ही है। थोड़ा सा आगे चल के लिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा हेल्थ को लेके थोड़ा देखिएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात है ना, जैसे हम समझ रहे हैं कि क्रोनिकल डिजीज तो छठे का क्या है कि स्वामी एकदम से नहीं आती। छठे का स्वामी 6 8 12 का स्वामी आपस में एक्सचेंज करते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। उसमें एक कंडीशन और लगती है, विपरीत राजयोग प्लस वो मैलेफिक भी होने चाहिए, मैलेफिक द्वारा इन्फ्लुएंस भी होने चाहिए। सेकंड चीज है, 8वें घर के स्वामी अगर मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में जाएगा तो आपकी एज के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 8वें हाँ घर तो का मैलेफिक नहीं होना चाहिए। मेलेफिक के साथ बैठा है, मेलेफिक नहीं है, 4 नंबर राशि है कर्क। हाँ, कौन सा आठवें प्लैनेट? घर में, 8वें घर में तो चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया 3rd हाउस में। शनि 8वें घर में बैठा हुआ है। नहीं, शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, 8वें के ठीक है, लॉर्ड के नहीं तो साथ। वो शनि का इम्पैक्ट 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आ गया। देखो, एक चीज तो तय है अनिल सर, थोड़ा आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा इन फ्यूचर के लिए। हम श्योर शॉर्ट मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि 8th का लॉर्ड शनि के साथ बैठा है और छठे का स्वामी अष्टम में आ गया है। और 12वें का भी तो अष्टम में आ गया। 12वें का भी अष्टम में, तो 8th हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना ही रखना है। मंगल जैसा ग्रह आगे बैठ गया ना 8th में। आपका कैंसर साइन है क्या? सैजिटस असेंडेंट की पत्रिका है। हाँ जी, हाँ जी, धनु लगन है ना, केतु थोड़ा लगन में बैठा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेरे पिताजी का भी सेम कॉम्बिनेशन है, धनु असेंडेंट है, मंगल कैंसर में है। और ऑलरेडी एक बार ब्रेन अटैक आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं थोड़ा नहीं, सा एज देखो अटैक, ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन अटैक कर तो रहा हूँ। कभी भी आ सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते ना कब आ जाए अचानक। अटैक तो आ सकता उसके है। लिए एक्वीरियस राशि भी देखेंगे, एक्वीरियस राशि भी डैमेज होनी चाहिए। नहीं, एक्वेरियस राशि 11 उसको बोलते हैं ना, 11 नंबर को। हाँ जी, हाँ जी। वो शनि बैठे ना खुद उसमें, 3rd हाउस में आके बैठ गए ना शनि खुद ही अपनी राशि में। थोड़ा सा चेकअप करा के रखिएगा। हाँ वो तो मेरे फादर के चार्ट में एक्वीरियस में अंदर राहु बैठा हुआ था 3rd हाउस के अंदर। हम्म, 8th में आ गया आपका मार्च। एक्वीरियस हम्म, राशि सडन अटैक को देती है, तो मैं इसलिए आपको हम्म। बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। वैसे शनि को बोलते हैं कि भाई 3 6 10 11 में अच्छा होता है, नहीं, कुछ ऐसा अच्छा होता है, बताते मैं हैं। खराब की बात नहीं कर रहा हूँ। शनि यहाँ तीसरे हाउस में काफी अच्छी चीज देगा। ऐसा इंसान अपनी स्किल्स को ही अपना प्रोफेशन बनाने के लिए कार्य करता, लगातार मेहनत करता। 3rd हाउस स्किल्स होता है। 3rd हाउस हमारे कंटिन्यू मेहनत करने वाला होता है, ठीक है, तो वहां पर इंसान बहुत मेहनती होता है।
और अपनी स्किल्स के सर ऊपर काम करता है। एफर्ट तो बहुत करा है सारी जिंदगी में, मतलब संघर्ष बहुत किया लाइफ में। बट सनी कोई भी ना, किसी भी योग, किसी भी पत्रिका में कोई भी प्लेनेट कितना भी योग कारक हो, बट मैलेफिक है तो नेचुरल मैलेफिक है। शनि हाँ मैलेफिक है तो बिल्कुल। नेचुरल मैलेफिक है, राहु मैलेफिक है तो नेचुरल मैलेफिक है। मार्स सिंह लगन के लिए और कर्क लगन के लिए कितना भी योग कारक हो, बट वो नेचुरल मैलेफिक है, वो रिजल्ट दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने तो शनि की बहुत झेला जी। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब चलो तो ठीक बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। है। ठीक है, कोई थैंक यू डाउट? वेरी मच। जी, मोस्ट वेलकम सर। किसी का डाउट है? चलो, नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। आज रात को आ जाएगी वीडियो, तो तभी हाँ रिवीजन जी, होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। और कल्पना मैम है कि चली गई है, एक अभी सेकंड। तो क्योंकि ग्रुप में वो अभी, अब मैं चेक करूंगी मैम ने ग्रुप में वो करा, एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा वहाँ साइट पे, अपनी वेबसाइट पे। आज वीडियो पड़ जाएगी। और हम्म। आज मैं जो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ के आइएगा वीडियो, क्योंकि ये शुरुआत की 2 से 3 वीडियो मतलब कंपलसरी। अगर आप इन पे कमांड कर लेंगे ना, तो आगे के लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान होंगे प्रिडिक्शन के लिए बीएनएन में। बीएनएन का एक्चुअली ये वैदिक का पार्ट है, मैं ऑनेस्ट बताऊं, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी बढ़ जाए, बस। सर मैं ये कह रहा था कि हम्म जो 7 बजे भी फिर क्लास हो रही है आपकी, हम्म। इसमें सेम रहेगी या कुछ अलग सेम से रहेगा चेंज सर, होगा? सेम A to Z सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, डोंट वरी। नहीं, इसी को रिपीट चला दोगे क्या हाँ रिकॉर्डिंग जी, को? हाँ जी, हाँ जी। अब इसी को रिपीट चलेगा। ये वाली रिकॉर्डिंग लगा दोगे वहां? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे कि वहाँ बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिपीट सेम क्लास रहेगी। मैं ना पता क्या कहना चाह रहा था सर, हम्म। देखो मैंने ना आपके 1-2 डेमो और दी है पहले। जी आपका नॉलेज तो मतलब आप भगवान के आशीर्वाद से बहुत है, जी। अब जो कि इतनी एज में बहुत मतलब कि एक अच्छी बात है कि है। मैं ये कह रहा था जैसे बीएनएन और नाड़ी में है ना सूत्राज होते हैं, वो सूत्राज आप करवाओ। चंद्रकला है ना? नाड़ी के सूत्र। चंद्रकला नाड़ी के नहीं, ये बीएनएन में ही होते हैं ना, जैसे शुक्र राहु इकट्ठे बैठ गए, हाँ, तो वो मतलब कॉम्बिनेशन वो सब मैं शनि सिखाऊंगा, राहु सब इकट्ठे उसका बैठ गए। पार्ट है। आप थोड़ा पार्ट दो ना, थोड़ा वो ट्रेलर दिखाओ ना। आज 7 बजे वाली मैं फिर अटेंड करूंगा, अभी रास्ते में जाऊंगा ऑफिस में, ऑफिस से घर जा रहा हूँ, तो मैं हम्म। रास्ते में चला लूंगा आपकी वीडियो। अब उसमें कुछ नया था दो ना, अब ये सेम दिखाने का सब कोई कुछ मतलब नहीं। सिखाएंगे सर, सब कुछ सिखाएंगे आपको। मैंने शायद उस दिन आप बीएनएन में आए थे सर, आपको जो डेमो था। नहीं, ये मैं फर्स्ट कर रहा हूँ बीएनएन का आपका। नहीं, अभी जो डेमो हुआ था इससे पहले। नहीं, मेरे को पता नहीं लगा कब हुआ। आज मेरे मैसेज देखा, मैंने आज अटेंड किया आपको। ओके ओके। चलो, अब मैं सात वो सात बजे क्लास वाली में देखी थोड़ी तो उसमें लास्ट टाइम पे मैंने हल्का सा प्रोडक्शन की एक टेक्निक बताई है, कि वहां पर किस प्रकार बीएनएन में प्रोडक्शन बनते हैं और क्या होता है, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी तो बेसिक से मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग अभी बैठे हैं ना 5 बजे वाली क्लास में, उसमें से 60% तो फिर आ जाएंगे 7 वाली में, तो थोड़ा नया सिखा दो तुम्हें। अगर देखते हैं बच्चे नए, अगर पुराने होंगे तो मैं सिखा दूंगा ना। अगर बच्चे नए होंगे तो फिर सेम रिपीट करना पड़ेगा। चलो मैं अटेंड तो करूंगा, देखता हूँ फिर क्या ओके सर, जो हो ओके गया। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। हाँ, आपका क्वेश्चन बताइए सर, धन्यवाद। सर नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए सर। सर ये टोटल बेस D1 पे ही है? अभी मैं D1 पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन आने क्लास में जब प्रोडक्शन पे जाएंगे ना, तो D1 D9, 2 3 चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, मैं किस किस चार्ट सिखाऊंगा। D1, D9, D10 और D60 इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन आया था ट्विंस का, तो उसके लिए मैं D60 बताऊंगा। अच्छा, इसमें सर वो जो राशि में जो डिग्रीज वगैरह होती है वो इस काम में आएगी? क्या चीज? राशि में जो डिग्रीज होती है, हाँ जी, डिग्रीज। हाँ, डिग्री वाइज वो तो बीएनएन का पार्ट होता है, ये डिग्री के सिवाय इसमें प्रोडक्शन नहीं निकलता है। कौन सा प्लांट तो पीछे जा ठीक, रहा है, कौन सा प्लांट आगे जा रहा है, किसको फॉलो करके आया, किसकी तरफ जा रहा है, तो ये बीएनएन का ही पार्ट है। तो ठीक है सर, फिर 7 वाली फिर अटेंड करते हैं ठीक है सर, ठीक है। सर। ओके सर, चलिए एंड करते हैं क्लास को। मिलते हैं आधे घंटे बाद, अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। श्योर सर, पक्का आऊंगा मैं तो। हर हर महादेव, और जय श्री महाकाल। हाँ जी, ओके, ठीक है सर, नमस्कार। हम तो पार्ट हैं, हम तो कल ही मिलेंगे अब। जी जी, ठीक है सर, वीडियो बिल्कुल। देख के आएंगे। ओके, आप लोग ओके, वीडियो पढ़ थैंक, लीजिएगा, मैं अपलोड करा दूंगा, हाँ ठीक। जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक मोस्ट यू।